students, today I am here with topic variation, which is an important topic for students of class 8. सबसे पहले इसमें क्या आज मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगी वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन। उसके बाद मैं वेरिएशन के टाइप्स बताऊंगी, वेरिएशन के टाइप्स, और उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ these examples and these concept we will try to solve some questions. पहला यहाँ पर है कि हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन। इफ द, मैं यहाँ पे पहले से डिफाइन लिखी हूँ, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, टाइम कम लगे। इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज, यहाँ पर है कि टू क्वांटिटीज मीन्स दो क्वांटिटीज होने चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट चेंज इन वन, टू क्वांटिटीज है ना, तो वो इस तरह से रिलेटेड हो कि वन में अगर कोई चेंज हो, एक क्वांटिटी में कोई चेंज हो, दैट चेंज इन वन रिजल्ट्स इन कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर। अगर एक में हम कुछ भी चेंज करें, या तो उसकी वैल्यू को घटा दे, बढ़ा दे, तो दूसरा भी उससे रिलेटेड है तो उसके वैल्यू में भी कुछ चेंज आए। यहाँ पर यही चीज़ है कि इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट चेंज इन वन रिजल्ट्स इन कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर, द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरिएशन, ठीक है। ये अलग है कि एक का वैल्यू इफ वी विल इंक्रीज द वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ अदर मे बी इंक्रीज or may not be increase, it may be increase or decrease, but they should be related. अब यहाँ पर है कि टाइप ऑफ वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले तो डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, ये वेरिएशन तो है, इसमें टू क्वांटिटीज तो हैं, जैसा कि मैं वेरिएशन के डिफाइन में बताए कि वेरिएशन मीन्स टू क्वांटिटीज। तो टू क्वांटिटीज हम लोग मान ले एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसा कि नाम है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली इन दिस वेरिएशन एक्स एंड वाई बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टुगेदर। जैसा नाम है डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब डायरेक्ट अगर एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज किया, मतलब एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट नाम से है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका क्या मतलब है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इफ x विल इंक्रीज, यही मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इन दिस वेरिएशन x एंड y बोथ इंक्रीजेज। इफ x विल इंक्रीज y विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ x विल डिक्रीज y विल आल्सो डिक्रीज। अब है कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग इक्वालिटी, इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक हम लोग कॉन्स्टेंट डालेंगे k, तब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये इक्वालिटी, इक्वल के साइन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू k, यानी कि हमें क्या मिला, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमें क्या मिला, x बाई वाई इज इक्वल टू k, k मीन्स कॉन्स्टेंट। This is case of direct variation. Here two variables are x and y, and x by y is equal to constant. This is the formula which we will use while solving problems. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि डायरेक्ट का मतलब है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो, अगर एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो। तो हम लोग जैसे देखें कि अगर हमें 2 रुपये में हमें एक पेन मिलता है, तो हम अगर अपने अमाउंट को बढ़ाएं, यहाँ पे है फर्स्ट है नंबर ऑफ थिंग्स एंड अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ थिंग्स। अगर यहाँ पर अमाउंट हम देखें कि 2 रुपीज़ में या 5 रुपीज़ ही करें, 5 रुपीज़ में हमें 1 पेन मिलता है, तो अगर हमारे पास 25 रुपीज़ हो गए, ध्यान से सुनना है कि 5 रुपीज़ में अगर 1 पेन है तो हमारे पास अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया, 5 से कितना होगा 25, तो क्या पेन की संख्या बढ़ेगी? यस,
नंबर ऑफ पेन विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अमाउंट हमारा बढ़ा तो उसमें हम नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा परचेज करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन दोनों बढ़े या दोनों घटे। अगर हम अमाउंट को थोड़ा घटा दें तो हमें वो आइटम कम मिलेगा। नंबर ऑफ थिंग्स एंड अमाउंट, ये डायरेक्ट का केस है। नंबर ऑफ थिंग्स एंड इट्स वेट, अगर हम देखें कि एक जो बैग है वो राइस से भरा हुआ है, उस बैग का वेट अगर 50 kg है, तो अगर हम उस बैग की संख्या बढ़ा दें, 4 बैग्स कर दें, तो वेट भी तो बढ़ जाएगा ना। 50 है तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा। तो नंबर ऑफ थिंग्स अगर इंक्रीज होंगे तो उसका वेट भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज, बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ विल बी डिक्रीज। अगर यहाँ पे 4 बैग्स हैं, 200 kg वेट है, अगर हम नंबर ऑफ बैग्स 2 कर दे तो ये और कम हो जाएगा ना, 100 kg, तो बोथ विल डिक्रीज। तो ये भी केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन है। डिस्टेंस ट्रेवल एंड पेट्रोल नीडेड, अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे 20 किलोमीटर, तो पेट्रोल जो है नीडेड वो ज़्यादा हो जाएगा ना। हमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, हमें पेट्रोल की उससे उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। तो दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स टाइप्स एंड टाइम टेकिंग, अगर 1 घंटे में कोई 500 वर्ड्स को टाइप करता है तो 2 आवर्स में निश्चित रूप से वो ज़्यादा वर्ड्स को टाइप करेगा, यानी कि टाइम अगर बढ़ा तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ गए, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ इनवर्स वेरिएशन, इन दिस वेरिएशन इफ x increases then y will decrease and vice versa। vice versa का मतलब है कि if x will decrease then y will increase। ये नाम से भी है ना इनवर्स, यानी कि थोड़ा उल्टा अपोजिट ही चलेगा। अगर एक वेरिएशन बढ़ गया तो दूसरा घट जाएगा। तो इसके क्या, पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखें ना। x जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इससे हम क्या करेंगे ना, इसको इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये 1/y लिखेंगे और y को इधर जाएंगे ना, तो xy = k। यानी कि हमें इसका क्या फॉर्मूला मिला जो हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज होंगे। इसका हमें फॉर्मूला मिला xy = कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे डायरेक्ट का और ये इन्वर्स का, ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग वर्कशीट जब बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे यूज होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम जब रहेंगे, हम उसको पढ़ के कैसे समझेंगे कि इसमें हमें जो ये फॉर्मूला यूज करना है या ये। तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स का, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सही फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो ये एग्जाम्पल्स हमें समझने होंगे। जैसे नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टेकन टू डू ए वर्क, किसी काम को करने के लिए अगर एक काम है, ठीक है, एक काम को अगर 2 आदमी मिल करके उसको 5 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखे कि मैन अगर 2 हो, 2 आदमी मिल करके किसी काम को अगर 5 दिनों में करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैन की संख्या को बढ़ा देंगे, 2 से हम लोग इसको 4 कर देते हैं। मैन बढ़ गए तो क्या काम 5 दिन से ज़्यादा में होगा? नहीं, ये तो और कम में होगा। यहाँ पर है कि अगर हम लोग इसको 1 को बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये जो है ये डिक्रीज करेगा। ऐसे ये हम लोग इंक्रीज किए, मैन के संख्या को, नंबर ऑफ मैन्स को हम लोग इंक्रीज किए, तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स वेरिएशन, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। इसी तरह से ये नंबर ऑफ पंप्स एंड टाइम टेकिंग, जैसे हमारे पास अगर 2 पंप हैं, ठीक है, 2 पंप हैं, तो कोई भी एक टैंक को भरने में 4 आवर्स लगता है, ठीक है। अगर हम एक साथ उसमें 2 के साथ उसमें 3 पंप और लगा दिए, पंप की संख्या को बढ़ा दिए, तो निश्चित रूप से ये टाइम कम हो जाएगा, ये और जल्दी भरेगा। तो ये जब हम इंक्रीज किए तो ये जो हमारा है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसी को तो बोलते हैं ना इनवर्स, इसका ये अपोजिट चल रहा है। अगर one quantity is increasing then other is decreasing, this is case of inverse variation. Another example, speed and time taking, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है,
100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है गाड़ी से और उसे 12 आवर्स लगते हैं। अगर वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर ले 80, तो यहाँ स्पीड कम हो गया तो क्या टाइम भी कम लगेगा? नो, टाइम बढ़ जाएगा। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 आवर्स लगते हैं। अगर हम स्पीड को कम कर लें, स्पीड यहाँ पे कम होगा तो टाइम हमारा बढ़ेगा, 12 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगेंगे। स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, मतलब वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये भी हमारे इन्वर्स का हुआ। फिर यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ मैन एंड टाइम टेकन एंड टाइम फॉर गिवन प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कुछ खाने की व्यवस्था। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उन लोगों का 30 डेज का कोई आइटम है, राइस है, व्हीट है, कुछ भी आइटम वो 30 डेज का एक साथ ले लिए हैं। लेकिन अचानक से समर ब्रेक हुआ और उनके घर में 5 और गेस्ट आ गए। तो ये जो 5 मैन का 30 डेज का प्रोविज़न था, अगर यहाँ मेंबर्स बढ़ गए तो क्या ये प्रोविज़न भी बढ़ जाएगा, डेज भी बढ़ जाएगा? नो, ये डेज तो कम हो जाएगा ना। यहाँ पे है कि मैन बढ़ गए तो ये डेज जो है ना, जो प्रोविज़न था, जो आइटम खाने का है, वो और कम दिन चलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो एक डिक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द केस ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इनवर्स का, और अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट वेरिएशन दिस and for inverse variation. For direct variation we will use x by y is equal to constant, and for inverse variation x y is equal to constant. Now कुछ problems on the basis of this question. पहला क्वेश्चन है 5 bags of rice weigh 150 kg. How many such bags of rice will weigh 900 kg? यहाँ पर हम लोग एक चीज तो देख ही रहे हैं कि 5 नंबर ऑफ बैग्स अगर 5 है तो उसका वेट है 150 kg। तो वेट अगर बढ़ जाए 900 kg वेट हो जाए तो नंबर ऑफ बैग्स क्या होंगे? तो निश्चित रूप से 5 से ज़्यादा होगा ना। जब वेट बढ़ गया तो नंबर ऑफ बैग्स ज़्यादा होंगे, तो दोनों बढ़ रहा, बोथ आर इंक्रीजिंग। सो दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 1 करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन 1 करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको जो हमने ऑब्जर्व किया कि दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस। हम लोग लिखेंगे लेट the number of bags is equal to x, और इसके बाद हम लोग एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे। इस बॉक्स में हमारा जो है वो जो भी 2 क्वांटिटी दिया, एक दिया है बैग्स और एक वेट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पर लिखेंगे वेट। वेट यहाँ पे वेट है केजी। ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स अगर 5 हो तो ये वेट है 150, और यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स अगर हमने x माना है तो उसका वेट हमारे पास 900 kg दिया हुआ। हम लोग इसको पहले ही लिख चुके हैं कि दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो वी है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या फॉर्मूला है? x by y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है कि x, ये एक क्वांटिटी x हुआ, एक y, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना। 5 बाई 150 इज इक्वल टू x बाई 900, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमको क्या मिलेगा इससे? 5 बाई 150 इज इक्वल टू x बाई 900। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू इसी से निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज 5 मल्टीप्लाई 900 बाई 150 इज इक्वल टू x, और इस तरह से हम देखते हैं कि 5 6 जा यानी कि दिस इम्प्लाइज 30,
इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 30 और ये हमने एक्स क्या माना है, नंबर ऑफ बैग्स, 30 बैग्स। ये हमारा आंसर, मतलब सिर्फ हमें ये बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स एक्स बाई वाई दोनों, ये भी क्या है कॉन्स्टेंट आ गया, ये भी कॉन्स्टेंट आ गया, दोनों को इक्वल करके और इसको सॉल्व करते हुए हमें एक्स के वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा हमें कि ये ग्राम में है यूनिट और ये केजी में है, ठीक है ना। तो हमें इसको भी है ना, इसे भी हमें ग्राम में ही कर लेना पड़ेगा। ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो हमें दोनों को सेम यूनिट में करना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की। और यहाँ पर हम देखें कि 5 शीट ऑफ पेपर का वेट दिया हुआ है 20 ग्राम, ठीक है ना। तो ये वेट अगर बढ़ जाए तो पेपर का जो नंबर है वो सीट है वो कितना होगा। निश्चित रूप से अगर 5 शीट का वेट 20 ग्राम है और वेट अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ शीट भी बढ़ेंगे, बोथ आर इंक्रीजिंग। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और यहाँ पे जो हमें निकालना है उसे हम रेस माने ले, नंबर ऑफ शीट इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग यहाँ पर ये बॉक्स बनाए, ठीक है। इस बॉक्स में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं। एक क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, और एक है वेट ऑफ पेपर, ठीक है, वेट ऑफ। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अगर 5 है तो इसका वेट है हमारे पास 20 ग्राम। इसको हम यहाँ पे ग्राम लिख लें, ग्राम में अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम लिख दिया। अब ये हमें x माने हैं और ये है हमारा 2.5 kg, तो 2.5 मल्टीप्लाई 1000, इस तरह से हम करेंगे 2512, ठीक है। एक जीरो तो अगर एक और जीरो दे दे तो एक पॉइंट दे दे, तो इस तरह से ये हमारा ग्राम ये कन्वर्ट, ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हम फिर ये देख रहे हैं ना कि 5 शीट का वेट 20 ग्राम है, तो वेट बढ़ा तो ये पेपर यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे v है, तो हम लोग फॉर्मूला को डायरेक्ट इसे लिखेंगे कि 5/20 इज इक्वल टू x बाई 2500, क्योंकि हमें पता है ना कि x बाई वाई इज कॉन्स्टेंट, x बाई वाई इज इक्वल टू x बाई, हमने लिखे ना, क्योंकि ये जो आएगा वही ये भी नंबर आएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है ना, और 20 इज इक्वल टू x, 1010 और ये 125। इस तरह से हमारा x का वैल्यू आया 625, जो है वो सीट्स है तो सीट्स लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ये डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्मूले पर है। पहले हमें ये समझना है कि विच फॉर्मूला शुड बी यूज, तो वो कैसे समझेंगे, उसका केस समझ के कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इनवर्स का। अभी यहाँ पर है रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग 2.8 मीटर। 2.8 मीटर अगर वो रोहन जाता है तो 14 स्टेप्स जो है वो लेता है, ठीक है। अब है कि व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 150 स्टेप्स। अब यहाँ पर कि 14 स्टेप्स बढ़ करके 150 स्टेप्स हो गए, तो निश्चित रूप से ये जो है वो डिस्टेंस भी है ना कवर
वो बढ़ जाएगा। जब स्टेप्स बढ़ गए, वो 14 स्टेप्स लिया, ठीक है ना, स्टेप्स का थे 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे करके, तो 14 स्टेप्स लिया तो वो 2.8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। जब उसके स्टेप्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हम लोग थर्ड के लिए लिखेंगे दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो निकालना है व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर, तो हम लोग लिखेंगे लेट डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एक्स, और ये मीटर में है तो हम इसको मीटर में ही देंगे। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे। इसका यही तरीका है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उसके बॉक्स बना लें, और इसमें हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, स्टेप्स हैं और डिस्टेंस है। तो हमारा यहाँ पर है डिस्टेंस और ये मीटर में है और ये स्टेप्स। तो स्टेप्स तो काउंटिंग में होते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है अगर 2.8 मीटर, तो स्टेप्स हैं 40। ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हो गया, x माने हम लोग इसको, और ये 150 स्टेप है। तो निश्चित रूप से ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो v है फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। हमारे पास क्या है कि ये दोनों कांस्टेंट होगा, x बाई वाई इज इक्वल टू x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। हम लोग ये कह सकते हैं दोनों कांस्टेंट ही आएगा। तो 2.8 बाई 14 इज इक्वल टू x बाई 150। अब x को यहीं छोड़ देंगे ना, 2.8 मल्टीप्लाई 150 बाई 40 इज इक्वल टू x। अब इस पॉइंट को हम हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, और इस तरह से इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। और ये हम क्या करेंगे, 0 0 और 40 हो जाए, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 30। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस था 2.8 मीटर वो 30 मीटर हो जाएगा 150 स्टेप्स में। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन के हैं। अब हम लोग दूसरा केस भी लेते हैं कि इनवर्स वेरिएशन। आई हैव रिटन हियर सम मोर क्वेश्चंस एंड लेट अस सॉल्व देम। फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ 5 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? 5 men 24 days लग रहा है, तो मैन जो है वो बढ़ गए 9 हो गए, तो निश्चित रूप से वो डेज की संख्या कम हो जाएगी। जब 5 मैन थे तो 24 डेज लग रहा है, तो जब मैन हम बढ़ा दिए, आदमियों की संख्या बढ़ा दी, तो काम कुछ ज़्यादा होगा ना, तो वो जो हमारा 24 डेज है वो थोड़ा कम लगेगा। यानी दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। और इसमें हमें क्या निकालना है कि हाउ लॉन्ग, यहाँ पर है कि नंबर ऑफ डेज निकालना है जब मैन बढ़ गए, तो लेट नंबर ऑफ डेज जो हमें निकालने हैं वे उसको हमने x मान, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, मैन और डेज, तो हम लोग उसी का कॉलम बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे डेज, नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैन जब 5 है तो डेज 24 डेज में, 5 मैन मिलकर के 24 डेज में कोई रोड को रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अब जो है कि ये दिया जा रहा है कि ये मैन की संख्या जब 9 हो गए तो हमारे पास ये डेज कितने डेज में वो रोड रिपेयर होगा, सेम रोड। तो हम लोग को लिखेंगे दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, हमने लिख दिया है, तो फॉर इनवर्स वेरिएशन है ना, फॉर इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी 5 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा।
अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पर हम लोग 9 कर देंगे इज इक्वल टू x। यहाँ पर हमारे साथ ये क्वेश्चन है 24 और विल टेक 9 men टू रिपेयर। ठीक है, देख रही हूँ कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये फ्रैक्शन में डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे निश्चित रूप से मैं थोड़ा डाटा को जो भी क्वेश्चन से उतारी हूँ थोड़ा गलत ले ली हूँ। तो मुझे याद आ रहा है कि ये हमें 15 लेना चाहिए। हम इसको 5 से भी बना सकते हैं बच्चे, बट ये 9 days एंड सम आवर्स आ जाएगा, तो हम लोग इसको 15 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि अभी जो प्रोसेस को सीखना है ना, तो ये पूरा एक तरह से कैंसिल हो जाए। तो ये 15 ही था मैं जिस क्वेश्चन से उतारी थी। ये हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा और 3 5 जा और 3 8 जा, और इस तरह से हमारा आया 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 40, और वो 40 क्या है, डेज है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 5 लेते तो थोड़ा हमारा फ्रैक्शन में आ जाता, जो कि ऐसा क्वेश्चन जनरली इस टाइप में नहीं रहता है। आई हैव गिवन द रॉन्ग डाटा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको देखेंगे कि ये डायरेक्ट का है या इन्वर्स का है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 pumps वर्किंग टुगेदर एम्प्टी ए टैंक इन 28 मिनट्स। 6 पंप है, 28 मिनट्स में एक टैंक को खाली कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच पंप्स आर वर्किंग। यानी 6 से पंप की संख्या को घटा दिया गया, कम करके 4 कर दिया गया, तो काम तो कम होगा ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर 6 पंप है तो ज़्यादा वर्क करेंगे, तो 24 मिनट में कोई टैंक खाली हो जा रहा है। लेकिन पंप की संख्या 4 हो गई, तो निश्चित रूप से वर्क कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये है हमारा 5। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे, दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, और इसमें हमें जो निकालना है, क्या निकालना है हमें, कि हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम निकालना है। तो लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू x। और अब हम लोग इसका जितना जल्दी हो सके कॉलम बना लेंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक है टाइम, और वो टाइम यहाँ पे मिनट में है, तो हम लोग मिनट लिख देंगे, और दूसरा है नंबर ऑफ पंप। ठीक है, नंबर ऑफ पंप्स। तो पहले है कि टाइम जो है वो 28 मिनट लग रहा है, जब हमारे नंबर ऑफ पंप 6 है, तो हमें टाइम निकालना है जब नंबर ऑफ पंप 4 हो। और ये हमने पहले ही लिख दिया है कि दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग लिखेंगे वी नो, है ना, वी हैव करके हम लोग लिखेंगे, और डायरेक्ट हम इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला दोनों का प्रोडक्ट को कांस्टेंट करेंगे, यानी कि 28 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4। x को यही छोड़ देंगे, हम लोग पहले इसको भी लिख सकते हैं, है ना, 4x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, ये और ये कांस्टेंट। तो 28 मल्टीप्लाई 6 बाई 4 इज इक्वल टू x, और 4 7 जा, इस तरह से हमारा हुआ x इज इक्वल टू 42, और x हमने क्या माना है, x को टाइम माना है, और वो भी मिनट में। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें इनवर्स का फॉर्मूला सीधे एक्स वाई इक्वल टू क्वेश्चन अप्लाई करते हुए x के लिए सॉल्व करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगेन हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे कि ये किस वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गार्जियन ऑफ 120 मैन एक साथ हैं, एक ग्रुप होता है ना, हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। तो 30 डेज का उनका प्रोविजन है। गार्जियन कोई सेना का दल होता है, छोटा सा दल, उसको बोलते हैं। तो 120 मैन उस
पूरे टीम में है, पूरे गार्जियन में है, और वो 30 डेज का उनके पास प्रोविज़न है, खाने का पूरा प्रोविज़न है। एट द एंड ऑफ 5 डेज के बाद, है ना, 5 डेज तो ऐसे ही पहले बीत गया, उसके बाद 5 more men ज्वाइन, 5 और लोग आ गए। हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन द रिमेनिंग प्रोविजन। अब यहाँ पे एक केस और है ना कि 5 डेज, एट द एंड ऑफ 5 डेज, 5 डेज बीतने के बाद अगर 5 डेज बीत गया तो उनके पास जो 30 डेज का प्रोविज़न था तो वो तो 25 डेज का भी बचा हुआ है। 25 डेज का प्रोविज़न जो बचा हुआ है, अब उसमें 120 मैन हो तो 25 डेज चलता, लेकिन मैन की संख्या बढ़ गई, 5 इसमें बढ़ गई, 125 मैन हो गए, तो वो 25 डेज नहीं चलेगा, कुछ कम ही चलेगा। आदमी जब बढ़ गए तो वो जो खाने का आइटम है वो तो कांस्टेंट है ना, तो वो क्या होगा, वो डेज जो है वो खाना जल्दी खत्म होगा, तो वो डेज कम होगा, तो वो डेज हमें निकालना है। तो ये तो पहले में क्लियर है कि दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब है कि इस केस में हमको 5 डेज के बाद का कंसीडर करना है। आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज जो है वो हमें कंसीडर करना है। आफ्टर 5 डेज, है ना, यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर आफ्टर 5 डेज हमारे पास मैन और नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना, आफ्टर 5 डेज अभी तो हमारे पास 120 मैन है, 120 शुरू में है ना, अभी तो 5 डेज बीते तो भी 120 मैन है, उनका प्रोविजन 25 डेज का बचा हुआ है, 5 डेज तो वो चल गया, 25 डेज का बचा हुआ है। अब है कि ये मैन जो है आफ्टर 5 डेज, ये जो मैन है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिख रहे हैं, आफ्टर 5 डेज मैन इज इक्वल टू 120 + 5 इज इक्वल टू 125 हो गए, 125 यहाँ पे लिखेंगे, और नंबर ऑफ डेज हम लोग x मान लें। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x, लेट डेज इज इक्वल टू x आफ्टर 5 डेज का ये मानेंगे। अब इसमें हम लोग इन्वर्स का केस है तो इन्वर्स का फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और इन्वर्स का फॉर्मूला है कि x × y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए, पहले इस प्रोडक्ट को लिखिए या इस प्रोडक्ट, हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 125 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे v है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हम लोग इन्वर्स यहाँ पहले लिख लिए हैं, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि v है 4 इन्वर्स वेरिएशन, चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 4 इन्वर्स वेरिएशन v है, कुछ भी लिखें, लेकिन हमने यहाँ पहले लिख चुका है इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट को कांस्टेंट दिखा देना है और इससे हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, x ही रहेगा 120 × 25 / 125। ये हम देखते हैं कि 5 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, और ये 5 × 2 = 10 एंड 5 हो जाए, यानी कि x इज इक्वल टू 24, और 24 हमने x को क्या माना, डेज माना है, तो x जो है 24 डेज। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, ऐसे हमारे कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, तो वो डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का, हम लोग कुछ उसको भी अब देखेंगे। क्वेश्चन है 7 और 8, तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेन, दोनों क्वेश्चन जो है वो ट्रेन के टाइम है ना, स्पीड और टाइम डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी सी जो एक है इसमें जो हमें यूज पड़ेगा जिस कॉन्सेप्ट का, उसको हम लोग समझें कि ये कोई एक आदमी है या यहाँ पर एक पोल है। ठीक है, अब एक ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन को इसे पार करना है, यहाँ पे कोई आदमी है या आप कह सकते कि कोई पोल है, तो इसको पार करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये ट्रेन यहाँ से आते थे यहाँ आई, ये आदमी के पास पहुँच गई, लेकिन अभी आदमी को क्रॉस नहीं की है, ये ट्रेन अभी चलते 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 इस तरह से जब इसका जो सबसे बैक पार्ट है वो जब इसे क्रॉस कर जाए तब हम बोलेंगे कि ये आदमी को पार कर चुकी है। यानी कि इस आदमी को पार करने में ट्रेन को खुद का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आदमी यहाँ खड़ा हो,
या तो एक मैन हो या एक पोल हो, तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपने खुद का डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस जो रही हो, सारे में ट्रेन का डिस्टेंस है वो लेंथ दिया रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ये कोई ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है। अब इस ब्रिज को पार करना है, तो ये ट्रेन ऐसे आ रही है। अब ट्रेन यहाँ पे आई, तो अभी तो ये ब्रिज को पार नहीं किया, अब ये ब्रिज को पार कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रेन यहाँ आ गई, यानी कि यहाँ पर से यहाँ ये ब्रिज का लेंथ अगर हम लोग मान ले x है, तो ये x डिस्टेंस, या आप इसे मान लीजिए एक डिजिट ये 110 मीटर, तो ये 110 मीटर तो ट्रेन चल चुकी है, लेकिन अभी भी ये ब्रिज को पार नहीं की है। ये ब्रिज के वन साइड से दूसरे साइड पे आ चुकी है, बट अभी भी ये पार, ये क्रॉस इसको कब करेगी, जब इसका ये लास्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे क्रॉस कर जाए। यानी कि इस ब्रिज को पार करने में हम देखें तो ये पूरे ब्रिज का लेंथ को पार की ट्रेन यहाँ तक, और उसके बाद ये खुद का डिस्टेंस, ये खुद का लेंथ, अगर इसका खुद का लेंथ 150 मीटर हो, तो ये दोनों इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ये पूरा ब्रिज पार होगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज इन क्वेश्चंस में करेंगे, इसी के लिए मैं अभी समझा रही थी। अब हम लोग सॉल्यूशन 7 में, अब सॉल्यूशन पहले तो क्वेश्चन को देखें कि ये ट्रेन वो 280 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन का लेंथ दिया 280 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 42 किलोमीटर जो है वो ट्रेन जाती है, ट्रेवल करती है 1 आवर में 42 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पर एक मैन है, उसको पार करने में इस ट्रेन को कितना जो है हाउ मच, हाँ उसका टाइम निकालना है, विल इट टेक टू पास, टाइम टेक। तो इस मैन को, एक मैन है प्लेटफॉर्म पर, उसको पार करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि 1 आवर में 42 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पर एक ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो हमको क्या करना होगा ना, किसको भी मीटर में स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला काम हमारे पास है कि स्पीड जो है इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास ट्रेन का लेंथ चूंकि मीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें। जब मीटर में करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड। यूनिट यही सेट होता है ना कि मीटर को पार करने के लिए उसको तो सेकेंड ही लगेंगे ट्रेन को। तो 42 किलोमीटर का क्या मतलब है 42,000 मीटर, और पर आवर 36 आवर का क्या मतलब है 60 मल्टीप्लाई 60 है ना सेकेंड। पहले 60 करेंगे तो मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक तरह से आपको मैं दूसरा एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ, इससे तो हो ही जाएगा, बट आपके लिए बहुत सिंपल है कि याद भी रख सकते हैं। जैसे हम 42 को क्या करें, अभी साइड कर लें, और ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर के लिए 1000, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी ना 42,000 लिखी थी, लेकिन इसको अगर हम लोग अलग अलग लिखे ऐसे 42 को साइड में कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारा 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5, और ये 2 से 18, मतलब जो भी हमारा रहेगा कन्वर्ट, उसमें हम 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई करने को याद रखें, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई करते मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। जितना भी हमें किलोमीटर पर आवर है उसमें सिर्फ है 5/18 ऑलवेज, क्योंकि हम इसको केवल मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5/18, तो ये हमारा क्या होगा वो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं बाद में, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको 42 को 5/18 से कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये 28 आ गया और ये आ गया 9। अब यहाँ पे हम 3 से करें और ये 3 से होगा, यानी कि 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आया, स्पीड आया। स्पीड का मतलब है कि 35/3 मीटर 1 सेकेंड में। तो हम लोग इसका आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ क्या करती हूँ, फिर से ऊपर से लिखती हूँ, मैं इस स्पीड को डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 35
यहाँ पर हो गया ना 7 5 35 और बाई 3 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको डायरेक्ट वहाँ लिख दी और मैं कॉलम बॉक्स को थोड़ा ऊपर से बना रही हूँ ताकि हमारा स्पेस जो है वो खाली हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, किसका, ये बॉक्स बनाएंगे और हमें इसमें निकालना क्या है। पहले तो ये देख ले, हमें निकालना है कि टाइम टेकन, टाइम निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस। तो यहाँ पर है, इससे हमें क्या मिलता है कि 35/3, 35 टाइम को हम लोग सेकेंड में ले लिए हैं और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में ले लिए। तो 35/3 जो है ये डिस्टेंस है, 35/3 मीटर है। तो ये डिस्टेंस में लिखे ना 35/3, यहाँ पे मीटर में लिखेंगे और इसका हम लोग टाइम क्या लिखेंगे, 1। 35 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये 35/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि 280 मीटर, चूंकि एक वो ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है तो उसको अपना खुद का डिस्टेंस ही पार करना है। मैं शुरू में ही इस कॉन्सेप्ट को दी हूँ कि एक आदमी है, आज ऐसे ट्रेन चली तो उसे खुद का डिस्टेंस पार करना होगा। तो खुद का डिस्टेंस है 280 मीटर। फिर यहाँ डिस्टेंस में यहाँ लिखेंगे तो 280 यहाँ लिखेंगे और ये टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कोई अगर 5 किलोमीटर चले उसको 1 मिनट लगा, 5 मिनट लगा, तो 10 किलोमीटर के उससे ज़्यादा लगेगा। मतलब डिस्टेंस बढ़े तो टाइम भी बढ़ेगा। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। हमें पहले ये, हम तो पहले कॉलम बना ली ना, अब हमें ये समझना है कि डायरेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करें कि इन्वर्स का। तो निश्चित रूप से हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा। पहले ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, 35/3 है, तो वो 1 सेकेंड में ट्रेन पार कर लेती, लेकिन डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि x/y इज कांस्टेंट। तो x हम लोग इधर से हम लोग शुरू करें ना, x y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हम लोग लिखेंगे 1/35/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, x यहीं पे रहेगा। x इज इक्वल टू ये 280 ऊपर जाएगा, 280 और मल्टीप्लाई ये 3 भी ऊपर चला जाएगा और ये 35, ठीक है। अब ये हम 7 से थोड़ा कैंसिल करें, 7 5 जा और 7 5 जा हुआ यहाँ पर और यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 280 है और ये 8 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 जा यानी कि 24। यहाँ पे हम देखें कि ये 280 ऊपर चला जाएगा और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 280 मल्टीप्लाई 3/35 और इसको हम सॉल्व किए तो 24 और ये x जो हमने माना है, एक हमने समय को, टाइम को माना है, ये सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आदमी को पार करने का कॉन्सेप्ट जो है कि वो ट्रेन को अपने खुद का लेंथ पार करना है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर इसको सॉल्व किए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग उसको भी रीड करेंगे और ये भी हमारा ट्रेन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम देखें कि ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन का लेंथ दिया 150 मीटर, रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी स्पीड है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इस किलोमीटर को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ट्रेन का जो लेंथ है और उसकी स्पीड दी हुई, इट क्रॉसेस ए ब्रिज इन 13 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक ब्रिज को ये 13 सेकेंड में पार करती है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज को हम लोग पहले तो x मान लें जो निकालना है। लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू x और x मीटर मानो, जब ट्रेन का मीटर दिया है तो x मीटर। अब हमारा स्पीड क्या दिया हुआ है ना, स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अभी तुरंत यहाँ बताई हूँ कि 72 मल्टीप्लाई 1000/3600 और वो करने पर हमारा आ जाता है 10/12,
ये यहाँ पर 1000 और यहाँ पर ये हो जाता है और इसमें 2 0 हम लोग काट करके 10/36 और इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा 5/18 आ जाता है। अभी 10/36 भी हम लिख सकते हैं, चूंकि 2 0 तो कैंसिल होता है, बट उससे भी शॉर्ट करें तो 5/18 हमारा आ जाता है और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जा करके ये 20 स्पीड है तो मीटर और ये पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इसके बाद हम लोग इस ट्रेन की स्पीड को मैं यहाँ लिख लेती हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड के बाद अब कॉलम में यहीं पे बना रही हूँ और इसमें हमारे पास फिर वही टाइम और डिस्टेंस, 2 वेरिएबल्स हमारे पास हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमें निकालना है लेंथ ऑफ ब्रिज, तो हम डिस्टेंस को ऊपर कर सकते हैं, डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम। अब हम यहाँ पर देखें डिस्टेंस जो है हम लोग मीटर में कर लिए हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि इससे हमें क्या पता चलता है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस ये 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है। ये स्पीड का क्या मतलब कि 20 मीटर इन 1 सेकेंड। अब है कि उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ट्रेन का जो लेंथ है यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्या है 150 मीटर और लेंथ ऑफ ब्रिज हमने जो माना है वो है x, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है ना, डिस्टेंस ट्रेवल है ना, क्या हो जाएगा 150 प्लस x, क्योंकि मैं बताई हूँ कि कोई भी ब्रिज है, ये ब्रिज है तो इसको जब ट्रेन पार करेगी तो ये पूरे ब्रिज का लेंथ और अपना लेंथ, पूरे ब्रिज का लेंथ x और उसे अपना लेंथ, ये दोनों मिला के पार करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस में आ जाएगा 150 प्लस x और इसके लिए टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिज को ट्रेन 13 सेकेंड में क्रॉस करती है। अब ये हमारा फॉर्मेट पूरा बन गया। अब हम फिर से देखें कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा ही, तो डायरेक्ट का केस है, दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट, ठीक है, वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमारे पास है x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डायरेक्ट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वी है 20, हम लोग इसको पहले लिख लेना, अच्छा किसी को भी पहले लिखा 20/1 इज इक्वल टू 150 प्लस x/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 20 × 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो अच्छा ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 13 है तो मैं यहाँ पे भी 13 कर देती हूँ, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है अगर मैं नहीं देखती। तो ये 13 है, 13 2 जा 26 यानी 260 हो जाएगा इज इक्वल टू 150 प्लस x। तो x का वैल्यू क्या होगा 150 इधर ले आते ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 260 माइनस 150। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया और 110 मीटर। तो ये हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के 110 मीटर, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से ये जो x आया ये क्या आया, x हम लोग क्या माने हैं लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज हमारा आया 110 मीटर। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो होपिंग you all have understood the chapter. Thank you for watching the video.